हाय, मैं हूँ प्रॉफ मैन, आपका सुपर कोच फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। और मैं आपके लिए लेके आता हूँ शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियोस, जिनसे आप कभी भी और कहीं भी किसी भी टॉपिक को बहुत ही कम टाइम में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, या किसी पुराने टॉपिक को बहुत ही कम टाइम में बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसमें यूजुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है और उनको समझ में नहीं आता इसको कैसे सॉल्व करना है। तो आइए इसको समझते हैं। ये है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स की। आपको पता कैसे चलेगा कि कुछ रेजिस्टर्स जो हैं वो सीरीज में लगे हुए हैं? अगर वो रेजिस्टर्स एक ही ब्रांच में एक के बाद एक लगे हुए हैं, तो हम समझते हैं कि ये कैसे रेजिस्टर्स हैं। ये ऐसे रेजिस्टर्स हैं जो कि एक सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं। अब खास बात क्या होती है अगर कोई रेजिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में है? तो देखिए, मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि अगर रेजिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो उस कॉम्बिनेशन के हर रेजिस्टर से सेम करंट फ्लो करेगा। उसको देखो यहां से भी समझ लेते हैं। मैंने ये डायग्राम बनाया है। इसमें देखो, ये एक बैटरी लगाई है वी। ये बड़ा वाला टर्मिनल बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एंड छोटा वाला टर्मिनल बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल होता है। और यहां से हमने जो सर्किट बनाया है, इसमें देखो इसी सेम ब्रांच में तीन रेजिस्टर्स एक के बाद एक लगे हैं, R1, R2 और R3, क्योंकि सेम ब्रांच में लगे हुए हैं। और यहाँ पे कुछ भी कहीं से भी कोई और रास्ता नहीं निकल रहा है, और एक के बाद एक हम इसमें जा सकते हैं। तो ये कैसे कहलाएंगे? ये कहलाएंगे सीरीज में। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। अब देखो, अगर इस बैटरी के, आप सभी को पता है कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है। अगर इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ये करंट आई निकला, तो देखो वो यहाँ पर आएगा। यही आई R1 से होते हुए जाएगा, फिर R2 से होते हुए जाएगा, फिर R3 से होते हुए जाएगा, और फाइनली बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में एंटर कर जाएगा। तो क्योंकि सेम जो आय था, करंट था, वो R1, R2 और R3 तीनों से मिलके गया है। इसका मतलब तीनों रेजिस्टर्स में सेम ही करंट फ्लो कर रहा है। तो आपने डायग्राम के थ्रू भी देख लिया कि ऐसा हम क्यों बोलते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हर रेजिस्टर से सेम करंट जाएगा। ठीक है। तो अब हमको देखो करना क्या है। हमें यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? इस पूरे सर्किट में अगर इन तीनों रेजिस्टर्स को जो सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हैं, इनको हटा के मैं कोई एक रेजिस्टर लगा दूं, और सर्किट में कुछ भी चेंज ना आए, यानी सर्किट में जो भी काम हो रहा था वैसा ही होता रहेगा, जो ये तीनों मिलके कर रहे थे वो एक अकेला ये रेजिस्टर करेगा, तो हम बोलेंगे कि ये जो रेजिस्टर है, ये इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है? आर के नीचे EQ लगा के। तो आपको पॉइंट समझ में आया? बेसिकली ये सीरीज कॉम्बिनेशन के जो रेजिस्टर्स मिलके काम कर रहे थे, इसको अगर कोई एक ही रेजिस्टर कर देगा, तो वो इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहलाएगा। तो मैंने देखो यहाँ पे ये साइन लगाया है। इसका मतलब होता है कि मैं इक्विवेलेंट डायग्राम बना रहा हूँ। मतलब मैंने सर्किट में देखो, बैटरी वी थी, यहाँ पे भी बैटरी वी है, इससे आई करंट निकल रहा था, यहाँ पे भी आई करंट निकल रहा है। बस इन तीनों को हटा के इसकी जगह पर एक रेजिस्टर लगा दिया है, जो कि क्या कहलाएगा? इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब देखो, अब इसको डिराइव करने के लिए आपको क्या करना है? पहले तो समझ लो जरा हो क्या रहा है। इस बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही V होता है। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहां से चला, R1, R2 और R3 तीन चीजें रास्ते में पड़ी, और उसके बाद में बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल टर्मिनल पे पहुंच रहा हूं, तो ये जो टोटल V है, ये थोड़ा अमाउंट R1 पे ड्रॉप होगा। मान लिया मैंने कि V1 अमाउंट जो है वो R1 पे ड्रॉप हो गया पोटेंशियल का। फिर थोड़ा पोटेंशियल जो है वो R2 पे ड्रॉप होगा, मान लिया कि V2 ड्रॉप हो गया है। फिर थोड़ा पोटेंशियल बचा हुआ R3 पे ड्रॉप हो जाएगा, हमने मान लिया कि वो V3 ड्रॉप हुआ है। तो इस पूरे रास्ते में जो टोटल पोटेंशियल V ड्रॉप होना था, वो तीन पार्ट में ड्रॉप हुआ। R1 के अक्रॉस V1, R2 के अक्रॉस V2 और R3 के अक्रॉस V3। तो इसका मतलब जो चीज डिवाइड हो रही है, यहाँ पे V डिवाइड हो रहा है, V तीन पार्ट में डिवाइड हो रहा है। हमेशा हमको डेरिवेशन की शुरुआत उसी चीज से करनी है जो डिवाइड हो रही है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर V डिवाइड हो रहा है, तो मैंने V से शुरुआत करी। V किसके इक्वल है? V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि टोटल V जो है वो V1, V2 और V3 तीन पार्ट में ड्रॉप हो रहा है, वो मैंने लिख दिया। अब एक और चीज याद रखिएगा, जो चीज LHS में हमने लिखी है यानी V, उसको हम हमेशा इक्विवेलेंट डायग्राम से उसके फॉर्मूले को पुट करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं, इक्विवेलेंट डायग्राम ये वाला है, यहाँ पर देखूं, तो यहाँ पर इस रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो है V, और जो करंट है वो क्या है? I। अब आपने पढ़ रखा है कि ओम्स लॉ कहता है कि V इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है। तो यहाँ पर जो V है, करंट तो I है, लेकिन R की वैल्यू क्या है? R इक्विवेलेंट।
तो यानी मैंने आपको बताया जो एलएचएस वाला वी है जिसको कि आपने डिवाइड किया, उसको हमेशा हम कहाँ से उठाएंगे, इक्विवेलेंट डायग्राम से उठाएंगे। और वो कहता है कि वी की वैल्यू क्या होती है, आई इंटू आर, बट यहाँ पे आर की जगह क्या है, आर इक्विवेलेंट है। तो मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया, वी की जगह लिख दिया आई इंटू आर इक्विवेलेंट। अब ये जो V1 V2 V3 है इनको हम अपने मेन डायग्राम से उठाएंगे। देखो V1 क्या है, V1 है R1 के अक्रॉस वाला वोल्टेज। ठीक है, तो इसका मतलब V1 की भी वैल्यू ओम्स लॉ के हिसाब से क्या होनी चाहिए, आई इंटू आर। लेकिन देखो यहां से करंट कितना पास हो रहा है, आई, लेकिन इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना है, R1। तो V1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आई इंटू R1। सिमिलरली अगर मैं V2 की बात करूं तो V2 क्या है, V2 भी एक वोल्टेज है, इसकी वैल्यू भी ओम्स लॉ से क्या होनी चाहिए, आई इंटू आर। बट यहाँ से करंट कितना पास हो रहा है, देखो यही आई करंट R1 में क्या था, यही R2 में जा रहा है, तो करंट तो कितना है, आई, और रेजिस्टेंस कितना है, R2। तो V2 को हम क्या लिख सकते हैं, आई इंटू R2। सिमिलरली हम V3 को क्या लिख सकते हैं, आई इंटू R3। अब इस RHS में से देखो आई 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 तीनों में आ रहा है, तो इसको कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया तो बचा R1 प्लस R2 प्लस R3। अब हम क्या कर सकते हैं, इस आई और इस आई को अगर कैंसिल कर देंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने भी रेजिस्टर्स लगे हैं, अगर मुझे उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो मैं सिंपली उन रेजिस्टर्स को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा और मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो आई होप आपको सीरीज कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन अच्छे से समझ में आ गया है तो जो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये भी बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन को पहचानने का तरीका क्या है, इसमें पैरेलल ब्रांचेस में रेजिस्टर्स लगे होते हैं, मतलब अलग अलग ब्रांचेस में होंगे। जैसे सीरीज में क्या था, एक ही ब्रांच में एक के बाद एक लगे थे, इसमें क्या होगा, पैरेलल ब्रांचेस में रेजिस्टर्स लगे हुए होते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन की खास बात क्या होती है, जैसे कि सीरीज में हर रेजिस्टर के अक्रॉस करंट सेम होता था, वैसे ही पैरेलल में हर रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो देखो इसको सर्किट से समझने की कोशिश करते हैं, ऐसा क्यों। यहां पर भी देखो ये बैटरी लगी हुई है, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज है वो क्या है, वी। अब देखो जो ये वी होता है ना, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। मैं किसी भी रास्ते से जाऊं, टोटल जो ड्रॉप होना है पोटेंशियल वो कितना होना है, वी ड्रॉप होना है। और ये वी होता किसके अक्रॉस ड्रॉप है, किसी रेजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप होता है। तो देखो अगर मैं पहले ये वाला रास्ता लेता हूं, ये अगर मैं इस रास्ते को लेता हूं तो इसमें टोटल वोल्टेज कितना ड्रॉप होना है, वी। ठीक है, लेकिन इस पूरे रास्ते में ये वाला जो मैंने रास्ता लिया था, इस रास्ते में जो रेजिस्टर आपको मिला वो सिर्फ एक ही मिला, कौन सा, R1। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा वी किसके अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा, R1 के अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि R1 के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, वी। अब हम क्या करते हैं, अब जरा दूसरा रास्ता लेते हैं। दूसरा रास्ता क्या है, ये वाला रास्ता। इस रास्ते में भी देखो टोटल वोल्टेज कितना ड्रॉप होना है, वी। लेकिन इस रास्ते में सिर्फ एक ही रेजिस्टर पड़ा है, R2। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा वी किसके अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा, R2 के अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा। यानी R1 के अक्रॉस भी वी ही ड्रॉप हुआ और R2 के अक्रॉस भी वी ही ड्रॉप हुआ। अब मैं तीसरा रास्ता लेता हूँ, तीसरा रास्ता है ये। इस रास्ते में भी देखो जो टोटल वोल्टेज ड्रॉप होना है वो कितना होना है, वी ही होना है। लेकिन इस पूरे रास्ते में सिर्फ एक ही रेजिस्टर पड़ा है, R3। तो इसका मतलब ये सारा का सारा वी कहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा, R3 पे ड्रॉप हो जाएगा। यानी R3 के क्रॉस भी क्या है, वी ही है। तो अब आपको खुद ही दिख गया, देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर रेजिस्टर के अक्रॉस सेम पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है या सेम पोटेंशियल डिफरेंस है। अब इसका भी अगर मैं इक्विवेलेंट डायग्राम बनाऊं तो उसमें क्या होना चाहिए कि जो काम ये तीनों रेजिस्टर्स मिलके कर रहे हैं सर्किट में, उसको एक अकेले रेजिस्टर को करना है। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, इस पूरे की जगह एक रेजिस्टर मैंने लगा दिया, आर इक्विवेलेंट। तो देखो सेम बैटरी यहाँ पे वी लगी है, इस पे भी सेम बैटरी लगी है, इस बैटरी से भी आई करंट निकला, इस बैटरी से भी आई करंट निकला। बस हमने इस पूरे कॉम्बिनेशन को हटा के उसकी जगह एक सिंगल रेजिस्टर लगा दिया जो सेम काम करेगा जो कि ये तीनों मिलके कर रहे थे। इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दीज पैरेलल रेजिस्टर्स। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझना, यहां पर हर रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल तो वी है, इसका मतलब वी तो डिवाइड नहीं हो रहा है। तो डिवाइड क्या हो रहा है, करंट डिवाइड हो रहा है। कैसे हो रहा है, देखो यहां से करंट निकला, जब करंट यहां पर पहुंचा तो उसे तीन रास्ते मिले। तो मान लेते हैं इस रास्ते पे जो करंट गया वो कितना है, I1। इस रास्ते पे जो करंट गया वो कितना है, I2। और इस रास्ते पे जो करंट गया वो कितना है, R3। मतलब सिंपली R1 के अक्रॉस करंट कितना गया, I1। R2 के अक्रॉस कितना गया, I2। और R3 के अक्रॉस कितना गया, I3। अब यहां पर क्या चीज डिवाइड हो रही है, आई
करंट डिवाइड हो रहा है I1 I2 और I3 में। और मैंने आपको क्या बताया था, डेरिवेशन की शुरुआत हम उस चीज से करते हैं जो डिवाइड हो रही है। तो यहाँ पे I डिवाइड हो रहा है, तो हमने लिखा I इज इक्वल टू, जो ये टोटल करंट था ये I1 I2 और I3 में डिवाइड हुआ, तो हम लिखेंगे I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। फिर नेक्स्ट चीज मैंने आपको क्या बताई थी कि जो LHS वाली क्वांटिटी है इसको हम कहाँ से पिक करते हैं, इक्विवेलेंट डायग्राम से पिक करते हैं। तो इक्विवेलेंट डायग्राम में देखो, अगर हम ओम्स लॉ लगाएं तो I की वैल्यू क्या होती है, V अपॉन आर, क्योंकि V की वैल्यू आई आर होती है ना। अगर V इज इक्वल टू आई आर है तो हम I की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, V अपॉन आर। तो इक्विवेलेंट डायग्राम में देखिए जो करंट है वो है I, वोल्टेज है V, लेकिन जो R है उसकी वैल्यू क्या है, R इक्विवेलेंट, R ई क्यू। तो इस I की जगह हम क्या लिख देंगे, V अपॉन R ई क्यू। फिर मैंने आपको क्या बताया था, जो RHS वाली चीजें हैं इसको हम मेन डायग्राम से ही उठाते हैं। तो अगर मुझे इस ब्रांच से जाने वाला करंट I1 चाहिए, तो यहां पर भी I1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, V अपॉन R1। V अपॉन R होती है तो वोल्टेज तो V है लेकिन रेजिस्टेंस क्या है, R1 है। तो I1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, V अपॉन R1। सिमिलरली अगर मैं I2 की बात करूं तो I2 क्या है, R2 से पास होने वाला करंट। यहां पे भी अगर मैं I2 की वैल्यू लिखूंगा तो क्या होनी चाहिए, V अपॉन R2। क्यों, क्योंकि V बाय R होती है, लेकिन R की वैल्यू यहां पर क्या है, इस केस में R2 है। तो I2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, V अपॉन R2। सिमिलरली I3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, V अपॉन R3। अब इन तीनों में से मैंने V को अगर कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब देखो यहां से ये V और ये V कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। एंड दिस इज ट्रू फॉर एनी पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में, यहाँ तो मैंने सिर्फ 3 रेजिस्टर्स लिए हैं, अगर 3 से ज्यादा भी लगे हुए हैं तो आपको सिर्फ यही फॉर्मूला यूज करना है, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल है वो किसके इक्वल होगा, सारे रेजिस्टर्स के रेसिप्रोकल्स के सम के इक्वल होगा। यानी 1/R ई क्यू इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और इस तरीके से और भी ज्यादा होंगे तो आप और ऐड कर सकते हैं, 1/R4 1/R5 वगैरह वगैरह। तो आपको आई गेस अब सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझ में आ गए हैं, और आपको इसका डेरिवेशन समझ में आ गया है। अगर आप वीडियो को पॉज करके इसके नोट्स बनाएंगे तो ये आपको आगे रिवाइज करने के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो को पॉज करिए, इसके नोट्स बनाइए, सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख रखी हैं। और अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आती है तो मल्टीपल टाइम्स इस वीडियो को देख सकते हैं रिवाइज करने के लिए। और मैं इसीलिए शॉर्ट वीडियोस बनाता हूँ कि आपके पास अगर 15 मिनट का भी टाइम है तो आप आसानी से एक टॉपिक रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, स्टे सेफ एंड प्रॉफमेंस इज बाय।